करेंगे। ओके, किसको? दोस्तों दोस्तों अभी मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूं। पेज नंबर 1.6 1.56 और ये कॉन्सेप्ट चालू होगा 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70. And this concept is for 14 pages in the examination. 14 pages के लिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो इसका नाम है, क्या नाम है इसका? रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। अभी ध्यान से सुनना, आई जस्ट नीड 50 मिनट्स। 50 मिनट्स का सेशन है ये। उसके बाद में आप जो करना करेंगे। मैं लिख रहा हूं। क्या नाम इसका? रेगुलेटरी एंड मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप नौटंकी बंद करें, कॉन्सेंट्रेट करें। ओके दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे कौन से दो लॉ है जो कहता है कि आपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखना जरूरी है। कंप्यूटर पे सुरक्षा करने के लिए देयर आर टू लॉज जो कहते हैं कि कंप्यूटर को सुरक्षा करो। एक है कंपनीज एक्ट और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आप जितने जल्दी शांत हो जाओगे उतना मेरा फायदा होगा। सुनिएगा जरा, इस चैप्टर को हम लोग 31 के पहले खत्म करेंगे। 31 को खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर 31 को आपको फील होगा हमारे 3 चैप्टर्स हो गए और सिलेबस में केवल 2 चैप्टर बचेंगे। मैं आज आपको एक फ्लो चार्ट का डेटा देता हूं, आपको जब देखना है उसको देख सकते हो। सुन लो जो मैं क्या कह रहा हूं। फ्लो चार्ट इस सिलेबस में सिर्फ 1 पेज का दिया हुआ है। 1 पेज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 1 पेज का दिया है। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आईसीआई ने दिए नहीं है। बट आई डोंट नो वो किस हक से उसके क्वेश्चंस पूछते, उनको ही पता है। उसको पढ़ाने के लिए अपने आप में 6-7 घंटे लगते हैं, फ्लो चार्ट को पढ़ाने के लिए। मैं उसके लेक्चर दूंगा, आपको देखना तो देखिए, नहीं तो मत देखो। 1 पेज का है। मैंने आज तक उसको सिर्फ 1 बैच में पढ़ाया था, वो भी अलग से, क्योंकि मेरे वो चैप्टर 1 के कंटेंट में नहीं है। वो नहीं है ही नहीं, सिलेबस में ही 1 पेज का है। पर उसको किस हक से, पर मैंने जो पढ़ाया हुआ है ना, वो पढ़ाते थे आईपीसीसी में। आईपीसीसी में 10 मार्क के लिए सेपरेट चैप्टर था वो। मतलब चैप्टर 1 का इट वाज अ सेपरेट चैप्टर फ्लो चार्ट। तो जिसको 10 मार्क के लिए हर टर्म में पूछते थे। अभी क्या हुआ ना, इन्होंने हर 2 से 3 अटेम्प्ट में उसको एक बार पूछते, जिसका नाम है फ्लो चार्ट। अब 3 अटेम्प्ट में एक बार। अच्छा, वो है क्या? वो चैप्टर 1 का ही एक बेबी पेज है, एक छोटा सा पेज, जिसमें फ्लो चार्ट के बारे में विश्लेषण किया है। फ्लो चार्ट क्या होता है आपको जब फुर्सत मिले देख लेना। ऑप्शन में छोड़ना, एडवाइस नहीं करूंगा। पूछा तो अगर आया तो 8 में से 8 पूरे मिलेंगे। बहुत इजी है, पर आपको एक बार तो करना जरूरी है। मुझसे उम्मीद भी मत करना मैं क्लास में करूंगा, बिकॉज मेरे को बहुत सारे काम है क्लास में। चैप्टर 1 का डेटा ही खत्म नहीं होता। मैं उसके लिए 1 पेज के लिए, आपको ऐसा महसूस होगा मैं 1 पेज पढ़ रहा हूं 8 घंटे से, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैं अलग से रहा हूं, उसके 10-12 क्वेश्चन है। वो एक फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट है, उसके 12 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। जैसा मैंने आईपीसीसी में पढ़ाया था, वो एक बार मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मेरे 3 से 4 लेक्चर जाएंगे, यानी कि मेरा 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा उतने टाइम में। तो हाँ, मैं आज ही देता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड है। आज दे दो, आपको जब देखना तब देखिए। 15 अगस्त के पहले कभी भी खत्म करें उसको।
मैं बोल रहा हूं आपको जब करना है जीवन में एक बार जरूर देखना उसको। पर इस बात का एश्योरेंस है, ये लेक्चर को जब से मैंने यूट्यूब पे डाला है, उसको अपनी क्लास से तो कम लोगों ने देखा होगा, पर इंडिया ने बहुत देखा है। वो चैप्टर इतना सेक्सी और तरीके से पढ़ाया हुआ है, उसके व्यूज से भी आपको समझ में आएगा। वो बड़ा अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है, उसको इंजीनियरिंग के लोग भी देखते हैं मेरे लेक्चर्स को, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, फ्लो चार्ट्स। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। मैं आपको फ्लो चार्ट का बैकग्राउंड दे रहा हूं, 1 मिनट सुन लेना। अगर मुझे कोडिंग बनाना है तो पहले कोडिंग, जैसे घर बनाने से पहले घर की डिजाइन बनती है, घर बनता है, तो 3D डिजाइन बनता है, बाद में घर बनता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के कोड्स पहले नहीं बनते, पहले फ्लो चार्ट बनता है, इतना समझ लो। तो कोडिंग नहीं बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको देख के कोडिंग बनाता है। ये लेक्चर मैं दूंगा आपको, ये लेक्चर मैं आराम से लेट लेट के पढ़ाता भी क्लास में, पर वो लूंगा तो एक चैप्टर पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि उसकी भी आने की चांसेस कितने किसी को भी नहीं पता। और वो सिर्फ सिलेबस में 1 पेज दिया हुआ है, ज्यादा कुछ डेटा नहीं उसके ऊपर। फ्लो चार्ट मैं आपको दे रहा हूं डेटा, वो आप देख लेना। आज शाम तक या दोपहर में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, इसी लेक्चर के बाद दे दूंगा, ऑलरेडी लोडेड है, ठीक है ना। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट, अभी ध्यान से सुनना, ओके। ये क्या है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आप सुन ना, कॉन्सेप्ट क्या है। चैप्टर नंबर 1 में क्या कहते हैं, अगर आईटी को सुरक्षित करना है ना, तो आईटी ओरिएंटेड लॉज बनाना जरूरी है। तो कौन से लोग कहते हैं कि आईटी की सुरक्षा होना चाहिए? कौन सा एक्ट कहता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहता है कि अगर आपने आईटी की सुरक्षा नहीं करी तो आप जेल में जा सकते हो, इसलिए लोग आईटी की सुरक्षा करते हैं। पर देयर इज वन मोर एक्ट जिसका नाम है कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर हमारे पास में दो सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 134, सेक्शन नंबर 143। कंपनीज एक्ट में 2 सेक्शंस है, 134, 143, जो कहते हैं कि आपकी, सुनना भाई बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, दोनों के दोनों सेक्शन कहते हैं कि आपके कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। एक 134, बेटा तो बैठ जाना, करते करते शांति से, 10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है। 134, 143 सुनिएगा जरा। 134 कॉन्सेप्ट क्या है, और 1 आपने इसको पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा है आपने? अरे अपना वो चैप्टर था, मैंने पढ़ा था अकाउंट्स में, एज पर कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन क्या कर रहे हैं यहां पे पता है? लोग पहले आईटी को प्रोटेक्ट नहीं करते थे। सुन के लेना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लोग आईटी को प्रोटेक्ट करने के पीछे क्यों है। पहले आईटी को प्रोटेक्ट करना वाज वॉलंटरी, मन की इच्छा, मैं करूं तो करूं, नहीं तो मत करूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कब की बात कर रहा हूं मैं? जब ये सेक्शन नहीं था। मैंने अगर मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी लगाया, सर्वर लगाया, मैं बहुत टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, उसकी सुरक्षा करना मेरा एक मन का भाग था। मेरी मन की इच्छा तो मैं करूंगा, वरना ना करूंगा। लॉ बोलता है अब तेरी मन की इच्छा के तेल लगाने तुझे करना पड़ेगा झक मार के, बिकॉज मैंने सेक्शन बना दिया है। मैं सेक्शन में कह रहा हूं कंप्यूटर को बचाओ, कंप्यूटर इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेट। आपने सेक्शन नंबर 134 पढ़ा होगा, जिसमें लिखा है बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट, और 143 इज नॉट बोर्ड रिपोर्ट, 143 इज व्हाट? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। ओके, एकदम अंदर जा रहा हूं, 3-4 पेज के बारे में ज्ञान दिया है, पर मैं आपको बहुत एकदम अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा रहा हूं उसके बारे में। देखो क्या है ना, चैप्टर है आईटी के बारे में, मैं पढ़ा रहा हूं कंपनीज एक्ट। आपको लगेगा दोनों में संबंध क्या है? संबंध ऐसा है कि आईटी को बचाना इट वाज जस्ट एन वॉलंटरी रिक्वायरमेंट। बचाओ तो बचाऊंगा, तो नहीं बचाओ कोई कुछ नहीं रोक सकता मुझे, मेरी इच्छा मुझे नहीं बचाना, तुम लोग क्या करोगे? बोले नहीं, ऐसा मत करो, बचाओ आईटी को, क्योंकि अब आईटी को बचाना आपकी वॉलंटरी रिक्वायरमेंट नहीं, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, इट इज नो मोर योर विलिंगनेस, इट इज कंपल्सरी। नहीं करने पर जेल होगी। बोर्ड रिपोर्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाप रे बाप, कब का पूछ रहे हो सर, ये तो कल का याद नहीं रहता। 3 महीने पहले सेक्शन पढ़ा था, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर 134। यू नो व्हाट,
दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है रामालिंग राजू ने जो कॉन्सेप्ट किया था ना, जो 2008 में कांड किया था ना, तो रामालिंग राजू ने कांड किया, पर फिर भी हम उसको कुछ उखाड़ नहीं पाए, बिकॉज उसने कहीं पे जिम्मेदारी नहीं ली थी कि मैं ये काम करने के लिए जिम्मेदार हूं। 2008 में उसने कांड किया, 2013 में हमने कंपनी चैट कमेंट किया जिसमें लिख दिया कि आजकल में बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट बनेगा जिसका नाम है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, और जिसमें होगी गाली। जिसका मेमोरी नहीं है गाली। गाली का मतलब है यहाँ पे गोइंग कंसर्न। क्या बोलता रहे डॉन? डॉन कौन बोला ऐसे? क्या कर रहा है डॉन? तो वापस तो चालू हो गया, उन्होंने बोला गया मत कर बेटा ऐसे। ऐसे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऐसे। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल फाइनेंशियल यह गाली। कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 134 को भी सेपरेटली एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन गाली। वैसे पूछते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट किस चीज के बारे में लिखा, उसका मतलब समझिए आप क्या है। पहले जमाने में जब 2008 में रामालिंग राजू ने जब कांड किया ना, उसका कोई कुछ बहुत बिगाड़ नहीं पाया, बिकॉज कैसे भी रामालिंग राजू ने ये नहीं बोला था कि मैं काम करने के लिए जिम्मेदार हूं। 2013 में बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद लिख के दे रहे हैं कि हमने चेक किया कि कंपनी के अंदर गोइंग कंसर्न है, हमने कंपनी के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक किए, सब बराबर चल रहे हैं, हमने चेक किया सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। कौन कह रहा है? बोर्ड रिपोर्ट, नाम लिखा है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें वो चेक करेंगे कि हमने सब चेक किया कि अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है, हमने चेक किया ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे लॉ फॉलो किए जाते हैं, और हमने चेक किया है सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो मेरा पॉइंट है वो इंटरनल फाइनेंशियल एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई जो असेट है ना, हर कोई असेट जो है उसके ऊपर निर्धारित कंट्रोल लगाए, हमने खुद ने अपनी आंखों से चेक किया है, ये हमारी सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर अब डायरेक्टर को करना पड़ती है, सारे डायरेक्टर उसके ऊपर साइन करते हैं, इन सब के ऊपर इसका एक रिपोर्ट बनता है अलग से। अब क्या होना, अगर ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये इंटरनल फाइनेंशियल एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशन के हर कोई असेट, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, हर कोई असेट इंक्लूडिंग आईटी असेट्स, इंक्लूडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर असेट्स, मैंने खुद ने अपनी आंखों से चेक किया कि सभी के ऊपर हमने कंट्रोल लगाए हुए हैं, और अगर हमारे ये साइन करने के बाद में इसमें से कोई भी चीज में कभी गड़बड़ होती है ना, तो वी विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर पनिशमेंट। पहले क्या था ना, ये डायरेक्टर की मन की इच्छा, उनको कंट्रोल करना नहीं तो नहीं करना, अभी वो साइन करते कि हमने खुद ने अपनी आंखों से कंप्यूटर्स के कंट्रोल को देखा है। अगर कंप्यूटर्स के अंदर कंट्रोल करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो गई, अगर कंप्यूटर्स हैक हो गए, कंप्यूटर की सुरक्षा ब्रीच हो गई, तो हम डायरेक्टर स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। ऐसा साइन करे, इसका मतलब क्या हुआ बताया क्या? तो डायरेक्टर्स बोलेगा भाई कुछ भी करो, एक कंप्यूटर्स को बचाओ, क्योंकि कंप्यूटर्स को कोई हैक करेगा हम जबरदस्ती जेल में जाएंगे। तो पहले क्या था ना, कंप्यूटर्स भाड़ में, या मेरा क्या बाप का कंप्यूटर्स हैक हो रहा है ना, मैं क्या करूं, मैं तो डायरेक्टर हूं, ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटर्स हो या कोई भी असेट्स हो, यू आर द डायरेक्टर, अदरवाइज डोंट बिकम डायरेक्टर। एंड इफ यू द डायरेक्टर, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑल द असेट्स इंक्लूडिंग आईटी असेट्स। तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स है, ईआरपी जो भी है, इंटरनेट है, क्लाउड है, वॉट एवर, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट बिकॉज यू आर द डायरेक्टर, यू हैव साइन द रिपोर्ट, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट। तो नहीं तो जाओ जेल में। एक तो डायरेक्ट इतनी प्रॉब्लम मत भरो ना डायरेक्टर, तुम कोई बड़ी अपनी खुजली है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, तो फिर भरो, नो अदर डोंट बिकम डायरेक्टर। तो डायरेक्टर में आपकी वाह वाह प्रशंसा होती है ना, डायरेक्टर बोलते भाई बड़ी बात है, तो डायरेक्टर है तो फिर ये निभाओ भी। इसका सबसे ये वाला पॉइंट सबसे बेहतरीन है, जहां पे आपको कहते हैं कि मैंने सारे असेट्स को कंट्रोल किया हुआ है, मैंने खुद ने चेक किया है। तो अब क्या हुआ, आज के पहले आईटी एसेट्स को बचाना वाज वॉलंटरी रिक्वायरमेंट, नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी। आपको वरना कंपनी से को मैं क्यों पढ़ाऊंगा आईटी में?
कमिश्नर का क्या समझ, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। पर आप बोर्ड रिपोर्ट में आपने क्या बोला, मैंने सबको बचाया, मैंने खुद ने देखा है, मैंने सारे एसेट्स को साथ साथ में कंप्यूटर के, हार्डवेयर के, सर्वर के, ईआरपी के सारे चीजों को मैंने चेक किया, सारे कंट्रोल है, इसके ऊपर कोई हैकिंग क्रैकिंग नहीं होगा, मैंने खुद ने चेक किया हुआ है। अब रिपोर्ट में तो लिख दिए, और अगर लिखने के बाद अगर यहां पे कुछ हुआ ना तो ये जाएंगे जेल में, इसलिए करना जरूरी हो गया कंट्रोल। नंबर 1 समझ गया? बताओ फिर आईटी को कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? 143 सुनना। अब ये है आपकी बात, आप कौन है? ऑडिटर। और ऑडिटर को बोला, ऑडिटर को तो बजाया है इसमें, पता है ऑडिटर को क्या बोला है? ऑडिटर को क्या बोला था? इट इज the responsibility of an auditor to check whether all the controls, including IT assets, are properly working. If not, it must be reported in ऑडिट रिपोर्ट। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आज के पहले तक ऑडिटर को चेक करना जरूरी नहीं था कि आईटी के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है। अब ऑडिट रिपोर्ट में अंदर ऑडिटर को यह लिखना पड़ता है कि मैंने खुद ने सारे एसेट्स चेक किए, इंक्लूडिंग ईआरपी, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, वाईफाई, सर्वर, क्लाउड्स, मैंने सब चेक किया है और मुझे लगता है कि वो सुरक्षित है। और अगर वो सुरक्षित ना रहा ना तो रिपोर्ट भी करता है। तो इसको डायरेक्टर को अब डर हो गया, एक तो मैं कंट्रोल करूंगा नहीं तो ये भैया बजा देगा मुझे बाजू से। ऑडिट रिपोर्ट आपका आ जाएगा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एंड देन डायरेक्टर्स आर आंसरेबल टू इट। तो दोस्तों डायरेक्टर को सोचो ना, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ बैंक्स, एनएससी, बीएससी, ये सारी जो कंपनीज है ना, एनएससी, बीएससी, बैंक और ऑल ई कॉमर्स कंपनी, जोमेटो, ओला, ओयो, दे आर टोटली 100% डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। भैया उनको तो सेक्शन की भी जरूरत नहीं है। ओवरलिंग से सेक्शन में हो ना हो, मैं खुद ही चेक करने के लिए बेताब हूं, क्योंकि मेरा धंधा ही टेक्नोलॉजी पे। अगर ये हैक हो गया ना और मैं ही चेक, तो मैं वो लॉ तो गया बाद में, मैं मरूंगा पहले, मेरा धंधा ही चलता है आईटी से। इमेजिन करो 2 मिनट के लिए सरका दो, बाजू में लॉ ही नहीं है और मैं एसपीसी को पूरा ऑनलाइन चला रहा हूं, मेरा ई कॉमर्स पे धंधा हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग पे हो रहा है। अरे तो इसके फ्रॉड होंगे तो सब लॉ तो बाद में, सबसे पहले तो नुकसान मेरे को होगा ना, बिकॉज आई एम द ओनर एंड द स्टेक होल्डर। सोचो बैंक का धंधा, बैंक को लूट गया, आपको 2 महीने बाद मालूम, आपको तो लग गई। इसलिए ऑडिटर आकर ऑडिट करता है, ये तो कंपल्शन है। पर कुछ लोग तो कंपल्शन के पहले भी वॉलंटरी ऑडिट करवा के लेते थे कि भाई करवा लो ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, बिकॉज फ्रॉड होगा और आपको बहुत दिनों बाद मालूम, तो यू विल बी लॉस्ट। कैसे मैनेज करोगे? अच्छा, वैसे अभी हम लोग तो क्या बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की। इसलिए जिन लोग की पहले इच्छा थी वो खुद से कर रहे हो, जिनकी इच्छा नहीं थी अब उनको करना पड़ रहा है, बिकॉज 2 सेक्शन आ गए साथ में। तो पहले कुछ लोग वैसे भी कर रहे थे, जोमेटो पहले से ही कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक पहले से, एचडीएफसी पहले से, बिकॉज उनका टोटली डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? आईटी के ऊपर। कंप्लायंसेस, पर अभी ये कंप्लायंसेस तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, अभी तो आईटी एक्ट ने तो वजह है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एग्जांपल आपने मुझे डेटा दिया है और आपका डेटा मेरे एम्प्लॉयज क्या तो लॉस्ट हो गया, ब्रीच हुआ, किसको कुछ हुआ ना, आप मेरे ऊपर केस ठोक सकते हो एज पर सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने अपने आप को चेकअप करवाया, आपका एमआरआई, सीटी स्कैन सब हुआ, आपका कोई दोस्त वहां पे जाके नर्स को, मैडम बताओ ना मेरे दोस्त को क्या हुआ है, वो बार बार क्यों आता है अस्पताल में, ऐसी क्या बीमारी हुई उसको, ये बोलता भी नहीं है। अब वो नर्स थे, उसके सारे रिपोर्ट आपके दोस्त को बता दिए। आप नर्स को डॉक्टर के साथ में मिलके जेल में डाल सकते हो। किसी को कोई अधिकार नहीं है आपके पर्सनल डेटा को किसी और लोगों में शेयर करने का, माइंड इट। इनफैक्ट आपके स्पाउस को भी नहीं।
हाँ, एक आईसीआईसीआई बैंक का एक बंदा है, वो उसको रिमूव कर दिया उन्होंने, क्या बोलते उसको, ही वॉज रिमूव फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक, जॉब चले गए उसकी। हस्बैंड वाइफ, उनका कुछ तो डिवोर्स का मैटर चल रहा था। अब उसको क्या पता है कि इनका डिवोर्स का मैटर है, वो बीवी आई, बोले हस्बैंड का बैंक स्टेटमेंट दे दो, उसने दे दिया बेचारे ने। वो हस्बैंड आया, मेरा बैंक स्टेटमेंट मेरे बीवी को कैसे दिया आपने? मेरे को पूछ, बोले सर आपकी बीवी, मुझे पूछा क्या, मैंने साइन किया था कि मैंने बोला था कि मुझे रिपोर्ट दो, मेरा किसका बैंक अकाउंट है, मेरा क्या मेरी बीवी का? मेरा है ना, तो मेरे को देने का नहीं किसी को, मेरा बाप भी है तो नहीं देने का। मैं बता रहा हूँ ये वेरी स्ट्रिक्ट है, जिसकी इंफॉर्मेशन उसको ही देना। ये आईटी एक्ट है, बहुत डेंजर है, लोग जेल में डाल देते हैं आपको, इसके बच के रहना। ये आईटी एक्ट एकदम मतलब कुछ ज्यादा ही है, वो सेंसिटिव है। वो आप किसी का मोबाइल देख रहे हो, कोई ऐसे दिख रहा है, आपने ऐसे देखा, गया 3 साल अंदर, जागना बंद कर दे बेटा। वो बोल रहे तू जागता है, आपने, हाँ, वो अलग बात। आईटी एक्ट, आगे बोलो कुछ, मैं बोलना चाह रहा था। आईटी को नहीं सुनो, कंट्रोल करना डेटा को बहुत जरूरी है। और डॉक्टर को खुद को, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, नर्स ने डेटा दिया है, जेल में अंदर डॉक्टर गया, बिकॉज नर्स ने दिया ना। नर्स किसकी है? तुम्हारी है। इसीलिए आईटी को कंट्रोल करना जरूरी। पहले वॉलंटरी रिक्वायरमेंट थी, अब मैंडेटरी है। ऐसे ऐसे सेक्शंस लेकर आ गए वो, पता है आपको? एम्प्लॉय गड़बड़ करे ना, मालिक अंदर जाता है। अमर ने किसी लड़की का डेटा लेके चुरा लिया, अमर और मैं दोनों अंदर। मतलब मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं। हमारे सिलेबस में इसके 2 बच्चे बनाए गए, एक ऑफेंसेस और एक है आईटी एक्ट प्रोविजंस, यू कैन से सेक्शंस। ये पूरा देख लो, 14 पेजेस चल रहा है, लिख दे रहा हूं पे 14 पेजेस। अब तक 6 पेजेस हो गए मेरे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सुनो मेरी बात। आईटी एक्ट के 2 बच्चे हैं। आईटी एक्ट में पहले बताएंगे ये लोग गलत करते क्या है, और उन गलत को रोकने के लिए सेक्शंस कौन से हैं। ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस? मर्डर करना, रेप करना, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, जो भी होता है, ये ऑफेंसेस है आम दुनिया के, जो आईटी के लिए जरूरत नहीं है। ये जो होता ना ऑफेंसेस, ये तो अभी ये आम जिंदगी की ऑफेंस है। मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये हो गया, ये तो ऑफेंसेस है। हम आईटी की बात कर रहे हैं, आईटी में वो नहीं आता। आईटी में अलग टाइप के ऑफेंसेस आते हैं। तो इसलिए हमारे सिलेबस में ये ऑफेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, ये तो देखो कितने सेक्शंस दिए हुए ना, ये देखो देखो, ये सब सेक्शंस दिए हुए हैं। ओ, ये देखो कितने सेक्शंस दिए हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कंप्यूटर रिलेटेड, क्या बता रहा हूं मैं? ऑफेंसेस ABCDEFGHIJK, मैं आपको ऑफेंसेस दिखा रहा हूं। बताओ, मैं ऑफेंसेस और सेक्शन पहले है कि ऑफेंसेस पहले है? भारत का आईटी एक्ट दुनिया के टॉप रेटेड आईटी एक्ट में से है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी, क्योंकि इंडिया में इतने ऑफेंसेस 150 करोड़ की आबादी ने किए हैं। मतलब प्रोविजन बनाते समय लॉ मेकर को टेंशन भी नहीं आया। ऑलरेडी सबकी केस स्टडी उपलब्ध है। लोग दूसरे कंट्री में थ्योरेटिकल सोचते क्या होगा, इंडिया में थ्योरी नहीं होता है, लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं। और वो पुलिस स्टेशन से डेटा मंगवाते, क्या क्या होता है। आप बोले सर ये भी होता है, ये डाल रहे उसका एक सेक्शन देखो। अच्छा ऐसा ऐसा होता है क्या? ओके, काम करो, उसका भी सेक्शन बना दो। ये देखो सब सेक्शन बना दिए, ये सब सेक्शंस बना दिए। अच्छा, तो इंडिया का लॉ जो बनाना, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसा लॉ तो दुनिया में नहीं किसी का।
बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। दूसरे कंट्री में आबादी नहीं, वो सेक्शन यूज ही नहीं हो रहे। अपना लॉ जो है ना बहुत चलता है, यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है लॉ की, बिकॉज उसका बार बार यूसेज भी होता है, पब्लिक इतनी ज्यादा है। मैं कुछ बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, फेक पब्लिक प्रोफाइल, ये तो बहुत होता है। राहुल गांधी की एक बार ट्विटर भी किसी और ने बना दिया था। आप सभी जानते हैं अपनी क्या नाम हो, करीना कपूर। करीना कपूर का अकाउंट भी किसी और का है, फेक पब्लिक प्रोफाइल। आपकी कोई भी किसी भी व्यक्ति का फेक पब्लिक प्रोफाइल बना के आप उसके बिहाफ में बात कर रहे हो, ये एक ऑफेंस है। आप जानते हो, आप शाहरुख खान डालो 50 पेज निकलेंगे, आपको समझाया नहीं कौन सा, वो आजकल टिक आता है इसलिए समझते हैं, बनाया था। फेक पब्लिक प्रोफाइल करीना कपूर खान। शांति रखेंगे। आपकी बातें होते मुझे पढ़ाने का है, मुझे पढ़ाने का है, डोंट टॉक। फेक पब्लिक प्रोफाइल बनाना भी गलत है। आप किसी की भी प्रोफाइल पब्लिक बना नहीं सकते हो। मतलब मेरे नाम की कुछ और प्रोफाइल बना थी। एक बार तो ऐसे हो, मैं स्टेयरकेस से नीचे जा रहा था, एक लड़की मुझे बोली, सर आपने कल चैट करते करते अचानक से बंद क्यों कर दिया? मैंने कहा मैंने कब चैट कर दिया आपसे, जैसे कमाल कर रहे हो आप। एक 2017-18 की बात होगी, तब फेसबुक चलता था, इंस्टाग्राम भी बहुत फेमस नहीं था। मैंने कहा मैंने आपसे बात नहीं करी कल रात में। मैंने कहा मैं कब बात करता हूँ, और मैं फेसबुक तो बहुत दिनों से मैंने देखा भी नहीं, आपकी कसम। बोले सर क्या? सर हमने बात की कल रात में, हम बहुत देर तक बात करते, आपने अचानक से लॉग आउट कर दिया, मैं समझ नहीं पाई क्या हुआ करके। मैंने कहा देखो आपको कुछ गलत फहमी है, हमने कोई बात नहीं करी। बोले सर मेरे पास लॉग है, उसने मेरी चैट बताई मुझे। बोले सर ये आप है? बोला हाँ मैं ही हुई। बोले सर आप नहीं चैट, तो कमाल करते हो। मैं समझ नहीं पाया ये, मतलब कि ये क्या क्या बात किया मैंने आपसे। बोले सर बोले आज रात को सर वापस लॉग इन करें। बोले सर आप कमाल कर रहे हो। मैंने कहा आप समझिए, आपको कुछ गलत फहमी हो रही। बोले नहीं सर ये बात जो है मैं समझ पा रही हूँ, ये जो चैटिंग हुई है अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा आप रुकिएगा, आपको समझ नहीं। और फिर मैंने जाके देखा, ये तो वो लड़की थी जो यहाँ पे मुझे मिल गई। मेरे अकाउंट से 15 से 20 अलग अलग लड़कियों के साथ में चैटिंग हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ में गेम क्या हुआ। और पता है फिर मैंने जाके, देन आई अंडरस्टूड इट वाज हैक्ड। फिर मैंने उसको डिस्क्लेमर दिया फेसबुक पे लिख के कि माय अकाउंट इज एक्चुअली हैक्ड। फिर मैंने फेसबुक को कंप्लेन किया कि देखो ये सब ऐसा साथ में हो रहा है, और फेसबुक को समझता है कौन सा आईपी एड्रेस, बिकॉज मेरा जनरली आईपी एड्रेस वो प्रेस्टीज पॉइंट का होता है, तो उनको समझता है अक्सर ही बंदा यहाँ के आईपी एड्रेस यूज करता है, और बहुत किसी और शहर से था ना उसका आईपी एड्रेस एकदम डिफरेंट आ जाता है। तो आई हैव रिक्वेस्टेड यू कैन चेक माय आईपी एड्रेस आल्सो, इट वाज नॉट मी, आई वाज नॉट देयर, समबडी वाज ट्राइंग टू एक्सेस फ्रॉम माय बिहाफ। तो फिर मैंने डिस्क्लेमर दिया वहां पे फेसबुक पे। अरे क्या क्या चैटिंग किया था उसने भाई, अंडरस्टैंड कुछ भी बोल रहा है वो। अरे जैसे कि मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें, अवला है कि जैसे कि आपके पूरा विस्तार में बताएं यहाँ पे, जैसे कि क्या बात किया, मतलब क्या है। ये बहुत गलत चीजें हैं, फेक पब्लिक प्रोफाइल। और करीना कपूर के साथ में ऐसे ही हुआ। उसका करीना कपूर को खुद को मालूम नहीं, एक बार वो लिखा कि आई एम प्रेग्नेंट, उसको खुद को ही पता नहीं वो प्रेग्नेंट कब हुई। और पता है उसके फेक पब्लिक प्रोफाइल के फॉलोअर्स ज्यादा उसके ओरिजिनल प्रोफाइल से। अब लोगों को लग रहा है यही ओरिजिनल है। अब वो जो बोलते, मतलब करीना कपूर को खुद को नहीं पता क्या क्या कर रही है, वो जो नहीं कर रही उसके बारे में जानकारी, क्योंकि उसके फॉलोअर्स उसके ओरिजिनल प्रोफाइल से ज्यादा। ऐसी किसी के प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल करना, यानी कि प्रोफाइल दूसरी बनाना, ये कानूनन अपराध है। आप किसी के भी सेलिब्रिटी की हो, किसी की भी दूसरी प्रोफाइल नहीं बना सकते। ये तो आप गुमराह कर रहे हैं ना लोगों को। यहां पे लिखा फेक पब्लिक। एग्जांपल आई डोंट करीना कपूर,
और लिखा है ये सोशल नेटवर्किंग साइट एग्जाम्पल राइट ऑन गैस। ओह नो। और देखो ना उसके बाद में लिखा है प्रोस्टिट्यूट लूज कैरेक्टर। समझे क्या क्या लिखा होगा? फेक प्रोफाइल भी बनाओ, उसमें लिख भी दो, उसमें लिखो आई एम प्रोस्टिट्यूट, दिस इज माई कॉल, दिस इज माई मोबाइल नंबर, प्लीज कॉल मी इन द नाइट। वो गेम हो गया आपका। प्लीज टॉक टू मी। उसके साथ में किसने किया कैसे? आपके साथ में होगा भी? प्लीज ए टॉक टू मी। हाँ चलो जाओ। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे हुआ, ऑफिस में एक सीनियर आर्टिकल था और सीनियर आर्टिकल ने ऑफिस में बॉस कम बजाते, सीनियर आर्टिकल ज्यादा बजाते, उनको खुन्नस होती जूनियर से। तो जूनियर ने कहा थोड़ा सा टेंशन में आ गया, ये क्या मेरे को पॉलिटिक्स कर रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा ये सब। उसने बोला ठीक है बेटा, तो मेरे को ऑफिस में जाते को ऑफिस के बाद में भेजाता हूँ मेरे को। उसका ईमेल अकाउंट हैक किया उसने। किसका? सीनियर का। और सीनियर के अकाउंट से एक ईमेल डाला। किसको? बॉस को। और इतना मस्त गालियां दी उसमें, बॉस को गालियां दी। मैं आपके मुंह पे आज तक कभी नहीं बोल पाया आप कितने घटिया इंसान हो। सॉरी मुझे ईमेल लिखना पड़ रहा बिकॉज मेरे को डर है, पर आप जैसा घिलौना वाहियात आदमी मैंने देखा नहीं। और गालियों के साथ में एंड किया उसको। दूसरे दिन ये बंदा सीनियर ऑफिस में गया, उसको तो पता ही नहीं उसने ये कांड किया है। उसका स्वैग से स्वागत किया हो। ईमेल अकाउंट हैक करना कानूनन जुर्म है। किसी और का ईमेल अकाउंट हैक करना, यूज करना, ये कानूनन अपराध है। क्योंकि बहुत लोगों के काम जो है ना ईमेल से, और ईमेल इज वेरी ऑथेंटिक। आप किसी और का ईमेल यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी ईमेल से ही उसका फोन लेते हैं, उसकी ईमेल से कुछ डेटा अपने फोन में भेजते हैं। किसी के मोबाइल का ईमेल यूज करना कानूनन जुर्म है। चाहे वो आपका कितना भी सगा रिश्तेदार हो, घर वाला हो, गर्लफ्रेंड हो, आप किसी के मोबाइल का व्हाट्सएप ईमेल देखने का कोई अधिकार आईटी एक्ट किसी को भी नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड तो बहुत होता है। एक बार एक काम करता है, वेब डिफेसमेंट पढ़ते पहले। आप सभी को मैंने शायद से पहले बोला था, देखो आप इन्फोसिस, इन्फोसिस पेज नंबर 1.67। प्लीज कॉन्सिडर गाइस। एक बार ऐसे हुआ, इन्फोसिस के डायरेक्टर ने, मैंने शायद से पहले बोला था आपको, इन्फोसिस के डायरेक्टर ने महफिल में ऐलान कर दिया, वी आर सो प्राउड टू से नोबडी हैज एवर क्रैक्ड आवर सिक्योरिटी, वी आर वेरी प्राउड। और हमारे सॉफ्टवेयर इतने सही बने हुए हैं कि दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि इन्फोसिस के बनाए सिक्योरिटी को कोई ब्रिज कर पाए। अभी एक हैकर सुन रहा था, औकात नहीं, किसी की नहीं, हम शेर हैं, हमें पिंजरे में रहने दो, क्यों जगह है हमें। वो हैकर ने सीरियस ले लिया, औकात की बात कर। उसी दिन रात में इन्फोसिस की वेबसाइट है, कोई ज्ञान दे दिया। अब क्या है ना, कुछ हैकर्स के साथ ना वो थोड़े से दिमाग से कमजोर होते हैं। वो कैसा बात पैसे नहीं, वहां पे मैं कौन है बे, मैं 20 साल से हैकिंग कर रहा हूं, तुम मुझे बोल रहा है मैं कौन है, और तुम मुझे बोल रहा है किसी की औकात नहीं। उसी दिन रात में इन्फोसिस की वेबसाइट को हैक किया। हाँ रियल स्टोरी, आप चेक कर सकते हो। और वेब डिफेसमेंट कैसे किया हूं क्या, वो जो डायरेक्टर बोल रहा था ना, उसका फोटो लिया पहले, उसके ऊपर मस्त ऑसम टाइप का अश्लील फोटो लगाया, नीचे डायरेक्टर का नाम, चेहरा भी उसका ही, बाकी सब किसी और का। आप जानते ना आजकल पीडीएफ मॉडिफाई कर लेते लोग, ऑसम। और अब क्या ना, इन्फोसिस क्या है ना, वो इंडिया रात उधर होती है, इंडिया में रात उधर दिन होता है। अब इसने रात में, अभी ये डायरेक्टर, सब डायरेक्टर सो रहे। अब इनके सबसे ज्यादा क्लाइंट जो है यूएस के, अब यहाँ पे सब डायरेक्टर सो रहे, उधर यूएस में तो दिन निकल, मस्त माहौल। न्यू डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोसिस 1 2 3 सबका फोटो ऑसम वाला, रंगीन। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल।
पूरा वेब डिफेसमेंट हुआ और इनको फोन पे फोन आ रहे और इनको समझ नहीं हुआ कि रात भर में तो पूरी यूएस के हर क्लाइंट के पास पहुंच गए कि इन्फोसिस के नए डायरेक्टर कौन है। उसके बाद में डायरेक्टर ने भाषण देना बंद कर दिया। वेब डिफेसमेंट है भाई। आप वेब डिफेसमेंट चैलेंजिंग है। आप सोचो ना, मतलब मेरी वेबसाइट पे कोई और चीजें डाल रहा है, वेब डिफेसमेंट ऐसे कैसे हो सकता है? आज मैं मेरी वेबसाइट पे कोई डाल सकता, लोगों तो लगेगा ना मैंने डाला, किसको क्या पता किसी और ने डाला। तब तक तो यूएस के लोग लग रही हाउली हो गए कि इन्फोसिस के लोग, ये क्या चमत्कारी फोटो डाल रहे हैं आप। वेब डिफेसमेंट देखो ना क्या लिखा है, होम पेज और वेबसाइट इज रिप्लेस्ड बाय पोर्नोग्राफिक डिफेमेटरी पेज। अरे अरे पोर्नोग्राफिक, अरे ये क्या होता है देखता है। गूगल पे सर्च करता हूं, रुको मैं गूगल पे सर्च करता हूं पोर्नोग्राफी का मीनिंग क्या है। एक छिछोरो यहां पे धार्मिक फोटो दिखाए जाते हैं। यहां पे सुसंस्कारी धार्मिक फोटो का प्रदर्शन होता है और ना कि सिर्फ फोटो, यहां पे अच्छे वीडियो भी दिखाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, मैं आपके चक्कर में आके सर्च करूंगा, बोलो मत मेरे को। ओके आगे। हाँ कौन बोल रहा है मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम? प्लम्बर कमाल कर रहा है और बोल रहा है प्लम्बर बोल रहा मुझे पता नहीं क्या है। अबे छिछोरे, ये तो ऐसा कोई रोज खेलता है उसमें। अरे व्हाट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बे, बोल रहा कॉन्सेप्ट क्लियर। और कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बताओ किस बात का रिफंड, क्या क्या रिफंड है? रुको भाई एक मिनट रुको, क्या क्या रिफंड? कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो नहीं बता रहा। नेक्स्ट, चुप, क्या चाहिए? ओवर है, चुप, वो क्या बोल रहा मैं बताता हूं। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे। ओवर है, एडमिशन से पहले बोला था हर डाउट क्लियर कराएंगे। तो कौन सा डाउट क्लियर कराओगे? मैं ओवर प्रैक्टिकल पढ़ाओ। लाइव स्ट्रीमिंग में बच्चा बोल रहा है सर प्रैक्टिकल पढ़ाओ। बेटा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, अगले बैच में लिखूंगा यहां पे सारे डाउट क्लियर होंगे प्रैक्टिकल। हाउ एवर प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो। अच्छा इससे भी रंगीली चीजें हैं जरा, अभी तो रंगीन माहौल चालू है, आगे देखते हैं। आजकल आप सभी जानते हैं, एक को ना किसी के कंप्यूटर में वायरस घुसेड़ देना यह भी एक कानूनन अपराध है। सुनो जरा मैं जो बोल रहा हूं, किसी के कंप्यूटर्स में, यार गाइस डोंट टॉक, किसी के कंप्यूटर में वायरस डाल देना अच्छी बात नहीं होती। किसी का बदला लेने के लिए आप उसमें जहर डाल दे रहे हो, वायरस डाल रहे हो, जानबूझ के किसी के कंप्यूटर्स में वायरस डालना यह कानूनन जुर्म है। अभी हम लोग जुर्म की सजाएं नहीं बन रहे, हम ये बोल रहे हैं कि इनको जुर्म कहा जाता है। ऑफेंसेस कौन से, क्या ये करना कानून अपराध? हाँ अपराध है। इनकी सजा क्या होगी? ये उसके प्रीवियस 1.66 1.65 ये सेक्शन उधर लिखे है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? जुर्म कौन से? ये जुर्म है, ये जुर्म है, उसकी सजाएं उधर है। अभी आपने सभी ने रैंसमवेयर तो सुना होगा। रैंसमवेयर ने, ए भाई हमारे कुछ तो हो रहा है, देखो कुछ और क्या हो रहा है। हाँ अगर मैं देख रहा हूं, मैं आपको रैंसमवेयर के बारे में बता रहा हूं। रैंसमवेयर तो कितने केसेस है, पूजा मैम के साथ में हो गया था रैंसमवेयर। तो
पूजा मैम का लैपटॉप ही लॉक कर लिया किसी ने। फाइलिंग का टाइम पूजा मैम के लैपटॉप को ही किसी ने रैंसमवेयर से लॉक कर लिया। अच्छा, उसको खोलना है, मैम को बोलती है उसको अनलॉक करना है, वो बंदा फिरौती मांग रहा है, इतने पैसे दे दो तो आपको पासवर्ड देंगे खोलने। मतलब अपना ही लैपटॉप अपने सामने खुल रहा नहीं, बिकॉज पासवर्ड किसी और का है, और मुझे उसको अनलॉक करना है, तो सामने वाला बोलता है अनलॉक करना है ना। अरे भाई, मेरा लैपटॉप अनलॉक करना है ना। जैसे नहीं होता कभी भी आप गाड़ी सिग्नल तोड़ते हो, चाबी वो पुलिस वाला लेके चल जाता है। क्या हल्कट आदमी, अपन गाड़ी में रहते हो, इतना गुस्सा आता ना। मतलब आप कितने गाड़ी अपनी, पेट्रोल अपना, अपने को जाना है, और चाबी हौला जो है ना, खड़े गाड़ी में बे, और एकदम कोपचे बाजू में लगा, बाजू में लगा। अरे क्या बोल रहा बे। ये फिजिकल दुनिया के रैंसमवेयर है। यहां पे देखो रैंसमवेयर के केसेस, देखो रैंसमवेयर केसेस। अरे भाई साहब, क्या किया था इन्होंने। ये अटैक जो था ना, मतलब ये बिगेस्ट अटैक है पूरे वर्ल्ड का। रैंसमवेयर ये क्या करते हैं ना, आपके कंप्यूटर में भेजते हैं और उसको कंप्यूटर लॉक कर देते हैं। वो कुछ डेटा डिलीट नहीं करेंगे, लॉक कर। अब तुमको अनलॉक करना है ना। अब सोचो आईसीआईसीआई बैंक में रैंसमवेयर आ गया, अब लोग बोल रहे बैलेंस होता नहीं बता सकते, लॉक्ड है, आपका सब डेटा उसके अंदर है, कुछ नहीं कर सकते। बिग एग्जांपल्स रे 10 ऑफ देखो, ये 2021 में बहुत कुछ हुआ था। अगर मैं इसका न्यूज देखता हूं, देखो ये बहुत कुछ है इसके ऊपर, कितने रैंसमवेयर के अटैक किए इन्होंने, बजा के रखा। अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एप्पल रैंसमवेयर अटैक देखो। और इनका प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ करेंगे नहीं, आपको पैसे देना है उनको, वो भी बिटकॉइन में। पता नहीं क्या मुझे उसके बाद में थोड़ा सा मुझे याद नहीं, पर उनके साथ में हुआ था ऐसा। रैंसमवेयर थोड़ा सा मिर्च मसाला देखेंगे। दुनिया भर में कंप्यूटर्स पर रैंसमवेयर के हमले के बाद भारत पर भी ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि साइबर हमले से बचने के लिए देश के कुछ एटीएम्स को बंद कर दिया गया है। जी हां, देश भर में कुछ एटीएम्स को इस हमले से बचने के लिए बंद किया गया है। एहतियातन देश के कुछ एटीएम्स को बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने दिया है बैंकों को सतर्क रहने का निर्देश और कुछ एटीएम्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस साइबर हमले पर गृह मंत्रालय की नजर है, क्योंकि फिरौती मांगने वाला यह वायरस अब भारत में भी पहुंच गया है। एटीएम रीस्टार्ट करने से पहले सॉफ्टवेयर अपडेट का निर्देश दिया गया है। आपके कंप्यूटर पर भी मंडरा रहा है साइबर अटैक का खतरा। फिरौती मांगने वाला वायरस भारत पहुंच चुका है और ये किसी भी वक्त आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। कैसे आप इस फिरौती मांगने वाले वायरस से बच सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। आपके कंप्यूटर पर ये मस्त बोलते हैं ना, मंडरा रहा है साइबर हमले का खतरा। फिरौती के लिए हैक हो सकता है कंप्यूटर, वो कर देगा आपके कंप्यूटर। कैसा लिखता है ऐसा डालेगा ना उसमें, ऐसा लगेगा हेवी लगेगा कंप्यूटर को बेकार। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला, फिरौती मांगने वाले रैंसमवेयर से बच के अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के करीब 150 देशों में कंप्यूटर पर कहर ढाने वाला रैंसमवेयर भारत तक पहुंच गया है। पटना के व्यापारी अरुण कुमार इसका शिकार बने हैं। हैकरों ने इनके कंप्यूटर को रैंसमवेयर से ठप कर दिया है। अरुण ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। जैसे ही सिस्टम को ऑन करते हैं तो मैसेज आने लगा। सब मिला के 3 करोड़ रुपया देने की बात करा, तब पूरा सिस्टम को ऑन करेगा। पूरा मतलब कोई भी फाइल नहीं खुल रहा था। हमने तुरंत एफआईआर कदम को थाना में जाकर के हमने एफआईआर दर्ज कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह रैंसमवेयर नाम के वायरस के जरिए फिरौती का ये खेल चल रहा है। रैंसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस है। आपके कंप्यूटर में पहुंचने के बाद ये फाइल बर्बाद करने की चेतावनी देता है। उसके बाद न कोई फाइल खुलती है, न कोई काम हो पाता है। मतलब आपका कंप्यूटर डेड हो जाता है। वायरस फाइल और वीडियो को एनक्रिप्ट कर देता है और फिरौती देने के बाद ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है। जितनी चालाकी से ये हैकर्स आपके कंप्यूटर तक वायरस
पहुंचाते हैं, उतनी ही चालाकी से ये फिरौती भी वसूलते हैं। हैक कंप्यूटर को चालू करने के लिए ये 300 बिटकॉइन की फिरौती मांगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन है क्या? दरअसल बिटकॉइन किसी देश की करेंसी नहीं, बल्कि एक वर्चुअल करेंसी है, मतलब ऑनलाइन चलने वाली करेंसी। अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग रेट है। भारत में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 1,10,000 रुपए है। ये बहुत पुराना डेटा है वैसे। मतलब भारत में अगर रैंसमवेयर से आपका कंप्यूटर हैक हुआ तो 3 करोड़ 30 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। हम अनुमान नहीं लगा सकते कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन अरबों रुपयों का नुकसान ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। भारतवर्ष भी इस संदर्भ में अनभिज्ञ नहीं रहा है। भारतवर्ष भी सोते हुए पकड़ा गया है जब इस तरह का आक्रमण हुआ है, और उसका कारण भी ऐतिहासिक तौर पर सही है। ओके, आप लिख सकते हो रैंसमवेयर, यही तो है, वायरस का टाइप है रैंसमवेयर। ओके, अब एक है कॉन्सेप्ट आपके सामने जो लिखा है यहाँ पे, साइरम टेररिस्ट बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं आपको समझ दो ऑनलाइन क्या लिखा है। पता है क्या लिखा है? क्या मतलब है? इलीगल रे, अंडरलाइन करो, ड्रग्स, वेपन्स, वाइल्ड लाइफ, ये कुछ नहीं बेच सकते आप ऑनलाइन। ये अगर आपने किसी को देखा ना कि आप ये वाइल्ड लाइफ कुछ बेच रहे हो या वेपन्स, ड्रग्स, या आप जरा ड्रग्स के 2-4 नाम बताओ। हैश, हेरोइन, ओपीएम, कोकेन, एलएसडी, ऊना में बहुत स्टोर्स पे, बहुत पान टपरी पे मिलते हैं, पर इसको ऑनलाइन नहीं बेच सकते। और वो पान टपरी भी बेचते हैं, वो इलीगल बेचते हैं, पर ऑनलाइन तो बिल्कुल, ऑनलाइन में अगर आया ना तो इसका फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आपको सजा होगी। वेपन्स में आप बोले मेरे अमेजोन पे AK-47 मिलती क्या? अगर मिला तो अमेजोन पहले इंडिया में अंदर जाएगा। नोबडी कैन सेल वेपन्स, बंदूक, पिस्तौल कुछ नहीं बेच सकते। अगर आ गया साइबर पोर्नोग्राफी, मैं आपको एक मिनट सुनो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, शांति रखो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना तो आपको समझ में आएगा ना। साइबर लिखा है, लार्जेस्ट बिजनेस ऑन इंटरनेट, पोर्नोग्राफी मे नॉट बी इलीगल इन मेनी कंट्रीज। राज कुंद्रा उर्फ शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, इन्होंने, अब पता है कि आज तक दुनिया में लोगों ने क्या किया, मतलब आदमी देखो कितना एडवांस है। नहीं, इससे तो हाइट क्या, मतलब देखो पोर्नोग्राफी बहुत सालों से चलता है, पर लोग रिकॉर्डेड मोड, ये बोला उसका लाइव स्ट्रीमिंग चलाएंगे। मतलब मैं समझ नहीं पाया बंदे का दिमाग देखो। और एक ऐप चालू किया जिसका नाम है हॉटशॉट। सुनो जरा, बंदे का दिमाग देखो। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा पर इसका था ना, ये इंडिया में नहीं दिखा रहा था, इसका प्रोसेस चल रहा है इंडिया में, टेलीकास्ट हो रहा है इंडिया के बाहर। सुनो तो सही, बंदा कितना रंगीला है। मतलब क्या था ना आज तक कि लोग पोर्नोग्राफी डेटा बनाते हैं और उसको बहुत करोड़ों में बेचते हैं, बना के बेचते हैं। इसने बोला थोड़ा सा कुछ अपलिफ्टमेंट, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं, बोले लाइव होना चाहिए। तो इसने क्या किया, कई एक्टर्स और एक्ट्रेस को काम अब क्या होता है ना, बहुत सारे बॉम्बे में ऐसे मॉडल्स है ना जो आप समझो उनको काम नहीं मिल पाया, बेरोजगार है, और अब वो पैसे कमाना बहुत उनके लिए आवश्यक है। और बॉम्बे में बहुत, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, मतलब आप इस तरह से परेशान होते जीवन में, आप घर वाले तो आपको सपोर्ट करते नहीं, आपको एक ऐसे लाइफस्टाइल की आदत है, तो आपको पैसे कमाना जरूरी हो जाता है। राज कुंद्रा को पता था कौन से मॉडल्स को काम नहीं, ये ऑफर देता था। देखो एक्टिंग ही करना है ना, एक्टिंग करने का मौका दे रहा हूं भाई। और वैसे भी आपकी इज्जत जो इंडिया में प्रोटेक्टेड है, मैं तो इंडिया में चला ही नहीं रहा हूं, बाहर माहौल बन। तो ये पूरा रैकेट पकड़ा गया था उसका, तब से वो मास्क पहन के घूमता है इधर उधर। ये आप चाहे तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग दिखाओ, पागल है लाइव मैंने दिखा रहा, मैं सिर्फ राज कुंद्रा का वीडियो दिखा रहा हूं।
यार मुझे डर लग रहा है। एनीवेज गाइस, रेड वाला काटिए मैम। नो, ग्रीन। क्या लक है मैडम का। लुक, जितना एग्जाम्पल आप लिख तो दो वहां पे, राजकुंद्रा लिख दो। लॉजिकल ये है उतना ही लॉजिकल ये है। नई नौकरी, वो भी सीनियर मैनेजर। क्या लक है मैडम का। करियर किस्मत से नहीं मेहनत से बनता है। डाउनलोड नौकरी ऐप एंड मेक योर करियर हैपन। राज कुंद्रा देश के बड़े उद्योगपति और मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। उन पर पॉर्न बिजनेस में शामिल होने के आरोप लगे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत में पॉर्न से जुड़े नियम कायदों की चर्चा हुई। आंटी को क्यों बुलाया? अरे यार क्या कर रहे हैं लोग यार, ये लल्लन टॉप भी हौला है यार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश में पॉर्न को लेकर सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किस किस फॉर्म में पॉर्न बैन है, कानून के उल्लंघन। आप मेरे पास ऐसे देखो मत, ये कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पर इसको मुझे बताओ, अदरवाइज हाउ इट कैन बी टॉट। सजा हो सकती है वगैरह वगैरह। पोर्नोग्राफी को शॉर्ट में पॉर्न कहते हैं। ऐसे वीडियो, मैगजीन, बुक्स या अन्य सामग्री जिनमें सेक्सुअल कंटेंट होता है और जिनसे व्यक्ति की सेक्स की भावना बढ़ती है। पॉर्न वीडियो को आम बोलचाल में ब्लू फिल्म भी कहते हैं। जिन लोगों को पॉर्न या ब्लू फिल्म बोलने में हिचक होती है, अरे अरे इतनी सीधी सादी आंटी क्या बोल रही है? अरे और इतना वाहियात न्यूज वो भी ऐसी आंटी दे रही, क्यों कर आंटी? आप मत, आप में क्या जरूरत है सबको? वो इन्हें ऐसी वैसी फिल्में कह देते हैं। एक फुल फ्लेज्ड पॉर्न में सेक्स को साफ साफ दिखाया जाता है। वीडियो में सेक्सुअल कंटेंट का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसलिए ऐसे पॉर्न को हमेशा निजी रूप। अब तेज इंटरनेट की मदद से मोबाइल पर पॉर्न उपलब्ध है। पॉर्न प्रोवाइड कराने वाली वेबसाइटों पर आपको हर देश और हर तरह के सेक्स वीडियोस मिल जाएंगे। ये वेबसाइटें या ऐप आपकी लोकेशन भी ट्रेस आप रुको जरा, अच्छा बोल रहे हैं, करते हैं और आपको अपने देश के पॉर्न वीडियो दिखाते हैं। भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने, इसके प्रदर्शन आदि पर बैन है। इसके बावजूद अच्छा इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 67A और B, नहीं मतलब ये तो जुर्म है, पर राज कुंद्रा को कौन से सेक्शन में गिरफ्तार किया? 67A में। 67A उसमें लिखा ही है, अगर आपने सेक्सुअल कंटेंट को कैप्चर किया, ट्रांसमिट किया, तो ये भारत में हो सकता है, कुछ देशों में ये लीगल है, पर भारत में आपको करना है ना, वो क्या बोला, तू तेरा ये जो डेटाबेस है ना, तू उसका प्रोसेसिंग किसी और कंट्री से करवा, भारत में नहीं चलेगा ना। तुम्हें काम करना ना, कुछ जो वो कंट्री में जाओ ना भाई, तुम थाईलैंड में चले जाओ, बैंकॉक में चले जाओ, वहां पे तो अलाउड ही है, वहां जाके करवा दो आपको जो करना है। ये भारत की भूमि की बात चल रही है। का तीसरा सबसे अधिक पॉर्न देखने वाला देश है। साल 2018 में आई एक खबर के मुताबिक 2017 से 2018 के बीच भारत में पॉर्न देखने का दर 75% बढ़ा। छोटे शहरों में लोग काफी अधिक संख्या में इसे देख रहे हैं। 2018 में भारत सरकार ने करीब 850 पॉर्न वेबसाइटों पर बैन लगा दिया। ऐसा पहले भी किया गया है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? खास प्रभाव नहीं पड़ा। ये वेबसाइट, ये आंटी भी इतनी बोली चल 75, ये कमाल की आंटी है यार, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें 75% बढ़ रहा है। नए डोमेन लेकर भारतीय बाजार में आ जाती हैं। अब तो एप्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और भी न जाने कैसे कैसे तरीकों से यूजर इनको देख ही लेता है। और वीपीएन तो है ही। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी गैर कानूनी है। lawtrend.in पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक पॉर्न को रोकने के लिए भारत में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ है। पॉर्न से जुड़े मामलों में एक्टिविटी का वीडियो बनाता है तो 67A एंड 67B, B यानी कि बच्चों को एंगेज करते हो। तो अगर आपने पॉर्न में बच्चों को एंगेज किया तो 67B, और एडल्ट्स को किया तो A फॉर एडल्ट, B फॉर बच्चा, ऐसे याद रखना आपको। चाइल्ड पॉर्न सर्कुलेट करने वाले के लिए तो ये क्राइम है। इसमें आईटी एक्ट के सेक्शन 66E के तहत कार्रवाई होगी। एडवोकेट आलोक शर्मा के मुताबिक आईटी एक्ट की धारा 67। भाई बस, आंटी को आप अकेले में बात कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट आई एम गोइंग टू टॉक, मुझे खत्म करना है, 2 मिनट में क्लास खत्म हो रही, कॉन्सेंट्रेट करो। साइबर पोर्नोग्राफी आपने राज कुंद्रा देख लिया। फिशिंग के लिए एग्जांपल लिख दो, एक्सेस
यहां पे लिख दो सीटी बैंक का स्पेलिंग ऐसा था, लोग ऐसे लिखते थे। अभी अगर आपने इंटरनेट पे आपकी बैंक का नाम एक्सेस है और आपने गलती से ऐसे लिखा है ACC, तो ये छोटे लोगों ने ऐसे भी वेबसाइट बना के रखी थी और वो दिखने के लिए एक्सिस बैंक जैसे दिखती है। अब किसी ने क्या गूगल पे टाइप किया ACCESS, तो गूगल ने 2 वेबसाइट बताई, एक एक्सेस की बताई, एक ऐसी, तो किसी ने इसको क्लिक कर दिया। तब किसी को फील हो रहा कि ये और दिखने को हुबहू ऐसी ही दिखती है, और वो प्लीज एंटर योर ID पासवर्ड ये सब बोलता है, और हमें लगता है वो सही वेबसाइट है। और उस वेबसाइट में एक ही पेज होता है, प्लीज एंटर योर ID पासवर्ड। पता क्यों? अब हम लोग ये घटिया वेबसाइट पे चले गए, अपना ID पासवर्ड दे दिया, उस घटिया आदमी के पास में अपने ID पासवर्ड दे दिया। अब ID पासवर्ड देके आपको बजाएगा? मतलब आपने उसके घर पे जाके उसको समर्पित कर दिया, ले ले भाई मेरा ID और लूट ले मुझे। मतलब उसके वेबसाइट पे जाके हमने उसको दिया ID पासवर्ड जो उसको चाहिए था। इसको बोलते हैं फिशिंग। अच्छा, इसका नाम फिशिंग क्यों है? फिशिंग यानी क्या होता है ना, आप क्या करते हो, फिशिंग जो लोग करते हैं वो जाल डालते हैं, कोई ना कोई मछली आएगी। ये क्या करते हैं, वेबसाइट खोल के रख देते हैं, 1-2 लाख लोगों में से 1-2 लोग ताहले आएंगी, वो तो इस पे जाएंगे, उसका नाम इसलिए फिशिंग रखते हैं। ओके, आगे थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। एग्जांपल मूवी है बिपाशा बसु की, कॉर्पोरेट मूवी है। ये लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि एक कंपनी की, बिपाशा बसु का यही काम होता है उसमें, वो हनी ट्रैप जैसा करती है। हनी ट्रैप क्या होता है कि जैसे कि कोई लड़की है, वो दूसरे अपोजिशन वाला जो कंप्यूटर होता है उसके हाथ में वो, इसमें भी रेस मूवी में रेस, वो क्या करते हैं दूसरे के साथ में, वो तो दीपिका पादुकोण रेस 1-2 में वही काम करते हैं। जैसे कि आप जाके उनसे मोहब्बत करने का नाटक करो, उसमें मोहब्बत करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हनी ट्रैप के चक्कर में उसमें से डेटा निकालो उस ऑर्गेनाइजेशन का, और वो डेटा फिर प्लेयर्स मूवी में भी है। इसको बोलते हैं थेफ्ट ऑफ। और वो कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, वो जानबूझ के वो हीरो के साथ में रहते हैं। हीरो जब सोते रहता है तो आप उसके लैपटॉप से डेटा लेके चले जाओ, उसको बोलते हैं थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारे मूवीज में देखने मिलता होगा। कौन से मूवी? प्लेयर्स में आप प्लेयर्स, कॉर्पोरेट और रेस, इन तीनों मूवीज में देख सकते हो। सोर्स को एक इधर देखना, हाँ एक पठान में लेटेस्ट में देखा था ना आपने, वो उनको 10 मिनट का टाइम देते हैं कुछ, तो इधर से तो जाने का। हाँ ठीक है। सोर्स, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस गाइस, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं। आज मैंने आपको ऑफेंसेस बताए, मैंने सेक्शन नहीं बताया, सेक्शन कल बताऊंगा, पहले सुन लेना सोर्स कोड का थेफ्ट क्या होता है। एक लड़की जिसका नाम है अनीता शर्मा, शी यूज्ड टू वर्क इन इन्फोसिस एंड 400 से 500 करोड़ का वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम में वो, शी वाज वन ऑफ द एम्प्लॉय, और इन्फोसिस कंपनी इज मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूएस सिक्योरिटी। अब यूएस के सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रही, शी वाज वन ऑफ द एम्प्लॉय, और उसने बोला कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो कंपनी बोला ठीक है चलो, पर रिजाइन करने के बाद कुछ दिनों बाद ये समझ में आया कि उसने रिजाइन करने से पहले अपने हस्बैंड को ये सॉफ्टवेयर के सारे कोड भेजे थे। अब जनरली क्या होता है ना, ये लोग ईमेल चेक करते हैं एम्प्लॉय किसको क्या ईमेल भेज रहे हैं, पर कोई हस्बैंड का ईमेल, इसलिए इट वाज नोबडी थॉट मच अबाउट इट कि इसने इसमें ऐसा कुछ कारण क्या होगा। रिजाइन करने से पहले ये सारे कोड ये हस्बैंड के द्वारा किसी और को बेच चुकी थी। सोर्स कोड का थेफ्ट अलाउड नहीं बॉस। ऐसे सोर्स कोड यानी कि जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर बनता है, वापस बोलो मैं क्या बोला, सोर्स कोड का थेफ्ट। जैसे एसपीसी प्राइम एक कोड से बना हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने कोड को चुरा के किसी और को दे दिया, तो दूसरी कंपनी तो रेडीमेड बन जाएगा उनके लिए। सोर्स कोड का थेफ्ट, क्योंकि लोग बहुत मेहनत से कोड बनाते हैं, जैसे चैट जीपीटी का कोड है तो सोर्स कोड है उनका, वो किसी और को देंगे तो कोई और कंपनी बना लेगी वैसे। तो सोर्स कोड थेफ्ट बहुत बड़ी चोरी होती है, क्योंकि वो पूरा कोडिंग ही किसी और का हो रहा है। तो जनरली ऐसे एम्प्लॉय करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी करेगा तो उसको भी कानून जुर्म। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कौन से जुर्म की कितनी सजा है, वो तो हम कल देखें। आज हम लोग सोचे जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है, ये सबको जुर्म माना जा रहा है, क्योंकि हेडिंग क्या है, इट इज कॉल्ड एज एन व्हाट, एन ऑफेंस। तो अभी तक मुझे लगता है काफी ऑफेंसेस देखे, एक आधा ऑफेंसेस बचा होगा तो देख लेंगे कल। बाकी क्रेडिट कार्ड देखना बाकी है। और ये अच्छा सुनो, मेरे को क्या लिखवाना था, सुनो सुनो सुनो, आपका टाइम खत्म नहीं हुआ अभी, आप ये लेक्चर होने के पहले पूरा खत्म करेंगे। इसका फोटो निकाल लो आप और इसको छाप दो। पहले फोटो निकालो, मैं लैपटॉप बंद कर रहा हूं, मेरी और एक क्लास है। पर एक यहां से निकलने से पहले कॉपी कर लेना अपने मोबाइल से बस। एक एक पार्ट, ये ऐसा जूम ले लेता हूं।
इतना ले लो आप, ये फोटो ले लो, अभी लिखना, जाना मत कहीं। आज हम लोग शाम में वापस इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट, जो लोग इकोनॉमिक्स में नहीं थे वापस समझ ले, इकोनॉमिक्स चालू हो चुका है ऑलरेडी। ओके, कल हमने चैप्टर 4 का 1 यूनिट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, खत्म कर दिया है। आज शाम में जरूर ज्वाइन कर, ये भी कर ले। एक आज हम लोग वापस से इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट 2 यूनिट खत्म करेंगे, तो जस्ट मेक श्योर यू आर अटेंडिंग। मैं बोल रहा हूं इकोनॉमिक्स को डू नॉट अंडर में 40 मार्क्स का होता है वो। ये हो गया आपका कॉपी करके? मैं बोल रहा हूं ये क्लास के दरवाजे को बाहर निकलने से पहले पहले छाप दो, आपका रह जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये 134 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे क्या आएगा मैं वो कल लिखवाऊंगा। आज मैंने उसमें से ऑफेंसेस पढ़ा है, बस ये ऑफेंसेस, और कल मैं इसमें से ये पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है आपके? सभी को इंडिविजुअल ऑल्सो? ना ना ना, ऑटोमेशन ये तो इन जनरल है रे, डोंट कनेक्ट विद ऑटोमेशन, ये जनरल लॉ फॉलो कर। आप भी करेंगे अगर इसमें से कुछ भी तो आपको सजा हो जाएगी, जरूरत नहीं बिजनेस वालों को ही हो। हाँ, तो वो इट वाज ओनली ई कॉमर्स, ये इन जनरल लॉ है, आईटी एक्ट। अच्छा, मैं जाऊं यहां से? हम मेरा एक लेक्चर है यार अभी, वो विजय बैच में मेरा लेक्चर है यार अभी। एक्चुअली लेक्चर जो है ना मेरा थोड़ा जल्दी होता है, तो मैंने उनको बोला था आज मैं लेट करूंगा, किसी और को बोला था लेक्चर लेने के लिए। आई विल सी यू इन द इवनिंग। डू नॉट मिस द लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एम टेलिंग यू। पूरा के पूरा रिवाइज भी क्लास में होगा, डोंट मिस द लेक्चर। आपको अभी जो टाइम मिल रहा है उसमें मैं आपको अभी आप एक काम कर सकते हो, एक काम करो ना, मैं आपको वो लेक्चर भेजता हूं ना। कौन सा? फ्लो, अरे हाँ वो तो देखो, पर फ्लो चार्ट का भी भेज रहा हूं मैं। बाय बाय। I'll see you at 4:45 guys after accounts. Thank you.